टॉपर वो नहीं होता जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक से पढ़े। टॉपर तो वो होता है जो अपने ही नोट्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करे, पूरे साल भर डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग भी सीयूईटी 2027 में इस बार AIR1 लाना चाहते हो या बढ़िया तरीके से अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो और पूरे साल कैसे पढ़ना है ये जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस मेक श्योर करना ये वीडियो उन सभी दोस्तों तक, उन सभी बच्चों तक आप लोग पहुंचा दो जो बच्चे सीयूईटी 2027 के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग अगर ये चीज फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू 24/7 सीयूईटी। फाइनली यार देखो वो समय आ चुका है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि 11 तुम लोगों की वेस्ट गई होगी या तुम लोगों ने हंसी मजाक करके जो है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया होगा। बट अब वो समय आ चुका है कि अपने आप को प्रूव करना है कि भाई हमें मेहनत करना भी आता है और हम लोग ना मजे मस्ती बैलेंस करते हुए ये एग्जाम को भी निकाल लेंगे। लेकिन जो बच्चे अक्सर मजे मस्ती करते हुए एग्जाम निकाल लेते हैं ना, वो अक्सर वो बच्चे होते हैं जो साल के शुरुआत से चीजों को मेंटेन करते हुए चलते हैं। क्योंकि जो आखिरी के 1 महीने में बच्चा पढ़ रहा होता है उस बच्चे को होता है स्ट्रेस, उस बच्चे को होती है टेंशन, वो बच्चा बेटा प्रेशर में आता है और थोड़ा बहुत हकलाना भी शुरू कर देता है। क्यों? बिकॉज लास्ट मोमेंट में तैयारी कर रहे होते हैं। हर साल जो इस पेपर में बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। तो तुम लोगों के साथ वो नहीं हो और तुम लोग वो वाले बच्चे बन सको जो कहते हैं ना कि हम लोगों ने पूरे साल मस्ती की थी, चीजों को बैलेंस करके पढ़ा, लास्ट में बेटा वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तुम लोगों को दिखेंगे। सबसे ज्यादा उन लोगों में ये रहता है कि वो बहुत प्रेशर इतना फील नहीं करते और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होते हैं, तो वो मजे करते हुए कॉन्फिडेंट दिखते हैं और अपने सीयूईटी के पेपर को भी आराम से दे करके आते हैं। एंड आई वांट आप में से सभी बच्चे ना ऐसा ही करें। मैं चाहती हूं अगर तुम्हारा सपना है ना कि भाई सीयूईटी में फोड़ना है, AIR1 लानी है, जो कि काफी बच्चे हमारे लेकर के आए हैं, उनमें एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है कि वो लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी और पूरे साल चीजों को टाइमलाइन बना लेते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपनी गलतियों पे वर्क करते हैं और लास्ट टाइम पे सीयूईटी का पेपर बहुत आराम से देके आते हैं, बोर्ड्स को बैलेंस करते हुए। एंड आज मेरे को आप लोगों से 3 चीजें चाहिए अगर आप लोग भी सीयूईटी 2027 को बहुत सीरियसली ले रहे हो एंड बढ़िया दे करके आना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो बेसिकली। और वो 3 चीजें जो हर टॉपर करता है एंड आई वांट कि आप सब भी करो, दैट इज आप लोगों का क्या? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि एक दिन तुम लोग 10 घंटे पढ़ लो, अगले 10 दिन तक या अगले 1 हफ्ते तक पढ़ो ही नहीं। भाई तुम लोगों को डेली ना हर एक चैप्टर को या हर एक सब्जेक्ट को केवल 2 घंटे देने हैं, ठीक है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। हफ्ते में 3 दिन बायो मतलब बायो, बाकी के 3 दिन मतलब फिजिक्स मतलब फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री को आप लोग जो है इसमें से किसी के साथ ऑल्टरनेटली कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, प्लस में आपका अगर जीएटी है, इंग्लिश है, तो उसे वीकेंड्स के लिए रख सकते हो। तो ये आपको अपना स्केड्यूल बनाना है और मैं भी लेकर के आई हूं तुम्हारे लिए कि कैसे तुम लोग एक आइडियली यार प्रिपेयर कर सकते हो अपना स्केड्यूल जो एक्चुअल में जैसे फॉलो करना जो है पॉसिबल है, तुम अकॉर्डिंगली उससे बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यार प्रैक्टिस करना। तो अगर उस स्केड्यूल को आप लोग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जोर शोर से लग करके बढ़िया फॉलो कर रहे हो, तो बेटा यहां से आप लोगों को ना कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ाई में मजा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ेगा और तुम सीयूईटी में फोड़ोगे। बस मुझे चाहिए कि तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि पूरे साल कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब तुम लोगों की बायोलॉजी में मेजॉरिटी बच्चों के डाउट्स रहते हैं, मैम थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ना मैम, तो याद नहीं रहता मैम अगर हम पढ़ते हैं ना, तो कैसे बायोलॉजी को हमें सीयूईटी लेवल पे पढ़ना है? मैम सिलेबस क्या है कैसे पता चलेगा? मैम एनसीईआरटी जरूरी है कि नहीं है? अगर एनसीईआरटी जरूरी है तो मैम ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करें या न्यू एनसीईआरटी रेफर करें? मैम कितने मॉक देने पड़ते हैं कि हम लोग जो है कॉन्फिडेंट फील करें, हमारी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ जाए? और मैम क्या केवल, ये लिटरली एक बच्चों का डाउट रहता है, केवल पीवाईक्यूज अगर कुछ सालों के कर जाए, 3 साल के कर जाए बहुत सारे, तो क्या हम लोग जो है एज इट इज पेपर आता है, क्या एज इट इज पीवाईक्यूज आते हैं? एक एक करके सभी चीजों का आंसर दूंगी। देखो बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो कंसिस्टेंटली आप लोगों को पढ़ना है, कैसे वो बताऊंगी। रही बात सिलेबस की, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना चुकी हूँ कि सिलेबस क्या है, ठीक है, कितने टॉपिक्स, क्या क्या चीजें डिलीट है, क्या ऐड है, ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो वीडियो सेक्शन में। उसके अलावा एनसीईआरटी जरूर है, बिल्कुल यस, एनसीईआरटी 100% आप लोगों की जरूरी है, बिकॉज इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के अलावा एनसीईआरटी की लाइन कैसे वहां पे मेंशन्ड है उसके बेस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनकरेक्ट करेक्ट स्टेट क्वेश्चंस,
सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंप्लीफाइड वर्जन में, लेमन भाषा में तुम्हें आता है, लेकिन तुम लोगों ने उसकी एनसीईआरटी पूरे साल भर में फॉलो ही नहीं की, तुम्हें उनकी वर्डिंग्स नहीं पता, तो क्या होता है ना, कहीं कहीं पे वो कुछ स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बोर्ड तो है नहीं कि नियर बाय आंसर कर दिया तो ठीक हो जाएगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को ना पूरे साल भर में एनसीईआरटी कंसिस्टेंटली पढ़नी है। एक बारी में नहीं पढ़ना, पहले पूरा सिलेबस खत्म करेंगे फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नहीं। आप लोग जितना रोज टॉपिक पढ़ रहे हो उतनी एनसीईआरटी पढ़ो और रिवाइज करो। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों के जो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कभी गलत नहीं होंगे, और अल्टीमेटली यार एक बूस्ट मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस को। कितने मॉक टेस्ट देने हैं वो मैं बाय द एंड ऑफ वीडियो आप लोगों को बता रही होंगी। और केवल पीवाईक्यू से हो जाएगा, नहीं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि किस तरीके से लेवल ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आते थे, और आपको उनसे एक लेवल अप क्वेश्चन हर साल करवाते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो आप लोगों को एक लेवल अप क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि पेपर कितना भी बेकार आए, कितना भी भयानक आए, तुम्हारे लिए वो इजी ही हो, क्योंकि ये पेपर एक टाइप ना इवॉल्विंग पेपर है। पहले इसका लेवल इजी था, अगर अब ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो पेपर का लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो जो बच्चा भी सीयूटी 2027 देना चाहता है, ठीक है, उसके पास ये बायोलॉजी का एग्जाम है। 60 मिनट में यार तुम लोगों को 50 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं है कि इतने कर लो उतने कर लो, अगर आते हैं तो सब करोगे, सब अगर सही होंगे तो 250 में से 250 मार्क्स लाने हैं। कितना टारगेट लेकर के चलना है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाए। बायो एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है तो उसमें तुम 250 में से 250 ले सकते हो, और किसी सब्जेक्ट में कम आए तो यही एक सब्जेक्ट है जो आपके ओवरऑल परसेंटाइल को जो है इंप्रूव कर रहा होगा। तो इसमें मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, एक टारगेट रखो कि 250 में से 250 और बायो में तो आ ही जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर चलो मान लो कुछ हुआ तो आप लोगों को क्या है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है कि एटलीस्ट डोमेन्स में हर सब्जेक्ट में 230 प्लस तो आई जाए या 235 प्लस तो आई जाए। तो अल्टीमेटली अगर आपका 620 से प्लस में आ रहा है तो कहीं ना कोई बेटर कॉलेज और बेटर कोर्स मिल ही जाएगा। तो ये आपके दो टारगेट्स है, मेन टारगेट इसे लेकर के चलो, ये एक अचीवेबल टारगेट है बायो में। अब अगर 250 में से 250 या 235 चाहिए तो यार आप लोगों को पूरे साल की स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। सबसे पहले, अभी मेरे को पता है तुम लोगों ने पढ़ना भी शुरू नहीं किया होगा, तो अभी ना पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो। जैसे कि क्या मैंने भी बना रखा है, आप लोग बता रखा है ऑलरेडी सिलेबस पे वीडियो की क्या चीज जो है डिलीट हो चुकी है, क्या चीज ऐड हुई है, क्या चीजें पढ़नी है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले करेक्ट सिलेबस तुम लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि भाई ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक डिलीटेड है, बिकॉज डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ लोगे नॉलेज आ जाएगी। लेकिन जब उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, पेपर में ही नहीं आ रहा, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। तो ये वाली चीज आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो सीयूईटी का ऑफिशियल सिलेबस जानो, फोटोकॉपी निकाल लो और जहां पढ़ते हो ना सामने लगा लो डेस्क पे, और एक एनसीईआरटी की 12वीं की जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसके फर्स्ट पेज पे पिन अप कर लो, ताकि जब भी तुम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये टॉपिक है तो ये पढ़ना है। कभी भी डाउट हुआ तो फिर वो पन्ने को इधर उधर ढूंढोगे नहीं तुम लोग, है ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी वो होगा, देखोगे पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है, मेक श्योर करना है आप लोगों को, ये टारगेट रखना है तुम्हारा कि भाई एक टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा बाय अक्टूबर सिलेबस खत्म होना चाहिए। अब बाय अक्टूबर अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया, ये मत सोचना बाकी के बच्चे और टाइम पीरियड में नोट्स बनाएंगे, वो कभी टाइम नहीं आता। तो साथ साथ पढ़ते हुए आप लोगों को चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिकॉज वो मेन एग्जामिनेशन में आप लोगों को एक्टिव रिकॉलिंग, क्विक रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को साल भर में रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज, पार्ट वाइज, ये सारी चीजें करनी है। जब सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और जो नॉर्मली जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आते हैं टीचर्स बनाते हैं अपर लेवल के, ठीक है, वो सारी चीजें जो है आप लोगों को करनी है। अब जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे साल भर में, एक चीज याद रखना जिसमें मेजॉरिटी बच्चा पीछे छूट जाता है, वो ये होता है वो लोग मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन जो गलतियां होती है ना उन गलतियों को रिवाइज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें याद ही नहीं रहता उन्होंने गलती क्या किया, और वो फिर उस गलती को एम्पलीफाई करते रहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज गौर करनी है कि भाई एक ही मिनट लगता है कि एक बार पेपर कर लिया, कितने क्वेश्चन गलत है, अच्छा इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं और फिर से उसका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर करने हैं, और फिर क्या है बेटा, सोने से पहले बस उस गलती को देख लेंगे, छुपाया, अच्छा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है, ये होना चाहिए। अगर आप ये चीज कर पा रहे हो तो अल्टीमेटली क्या है, आप लोग जो है ना अपनी लर्निंग पावर जो है वो बढ़ा रहे हो और आपको ज्यादा रिटेन रहेगा क्या चीज नहीं करनी है।
कभी कभी मॉक टेस्ट देते हुए आप लोगों को कोई ऐसी एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन मिल जाता है जो आप लोगों ने स्किप कर दिया, तो उस क्वेश्चन को अपने नोट्स की फॉर्म में भी डाल सकते हो, ताकि जब अगली बार रिवाइज करो तो वो गलती ही रिवाइज हो जाए तुम्हें कि अच्छा ये वाली लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप लोगों को पूरे साल भर में करना है। लास्टली हमेशा याद रखना, जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो उस फुल लेंथ मॉक टेस्ट में बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि इतना ना इंसान को पता चल जाता है 4-5 मॉक टेस्ट दे करके एक महीने में कि भाई मैं हर बार ना इस टॉपिक पर रुक रहा हूं। तो उस वीक एरियाज को रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो, अपने आप को 2 से 4 बार सुनाओ जब तक तुम बिना अटके सुना नहीं पा रहे, बिल्कुल ऐसे दिमाग में छप जाए, कोई उठते हुए भी पूछे तो याद हो जाए, तब तक उस टॉपिक को रिवाइज करो। फिर उसके आप लोग एमसीक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और फिर उस गलती को रिवाइज करो। ये पैटर्न अगर आप लोग साल भर कर रहे हो तो आप लोगों को चीजें ज्यादा याद होंगी। कितनी बार तो इवन ऐसा हो जाता है क्वेश्चन फ्लिप करके आया, क्योंकि तुम्हें इतने अच्छे से रिवाइज है ना कि तुम लोग पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाता है आंसर ये, और तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। वही एक क्वेश्चन जो 1 मिनट में हो रहा होता है, बच्चे 20-20, 30-30 सेकंड में आंसर कर देते हैं। ये चीज मैंने देखा है, जो बच्चे स्टार्टिंग से चीजों को शुरू कर रहे होते हैं, जल्दी शुरू कर रहे होते हैं। एंड आई नो कि तुम वो हो, इसीलिए तुम आज इस वीडियो में आए हो। तो देखो ये चीजें आप लोगों को साल भर में करनी है। अब तुम में से काफी बच्चों के मन में आएगा मैम समझ आ गया, सिलेबस बाय अक्टूबर खत्म करना है, लेकिन सबसे पहले कौन सी यूनिट को हम लोग फोकस करें और कौन से चैप्टर्स को। तो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को सीयूईटी के लिए अकॉर्डिंग कि सबसे हाई से लेकर के मीडियम वेटेज यूनिट्स कौन सी है, और चैप्टर वाइज भी अगर तुम लोग जाना चाहते हो कि पहले मैम कौन सा चैप्टर पढ़े वो बता दो, तो मैं दोनों बता दूंगी। इट इज ऑल योर चॉइस, तुम लोग कैसे करना चाहते हो। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सीयूईटी में आते हैं और जो इंटरेस्टिंग यूनिट्स है जिसमें इनिशियली तुम्हारा दिमाग जो है मजे करते हुए पड़ेगा, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ना देखो तुम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ सकते हो, पिछले 2 साल से इससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, बट इस साल कंपैरेटिवली इसकी वेटेज थोड़ी मीडियम थी, तो मैंने इसे लास्ट में रखा है। बट हाँ, इसके बाद ये भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो फॉलो होना चाहिए ना बिल्कुल ट्रेंड यार, पहले रिप्रोडक्शन, फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, फिर बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जिसमें 2 चैप्टर हैं। ठीक है, एंड देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बट अगर आप लोगों को बोरियत हो जाएगी इतने एकदम हार्ड चैप्टर्स पढ़ करके या थोड़े से कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ के, तो आप लोग चैप्टर वाइज भी जा सकते हो कि भाई ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है प्लस हाई वेटेज है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ये। तो मैंने वो चीज भी आप लोगों के लिए रेडी की है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दे सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गजब की यूनिट, गजब का मजा। और बेटा ये यूनिट में ना बच्चे इजीली पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन भी नहीं आती। ठीक है, और हाई वेटेज यूनिट है। फिर इस बार ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कंपेरेटिवली काफी शिफ्ट्स में क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं कहूंगी ये बहुत इंटरेस्टिंग और छोटी यूनिट है, ये तो तुम मजाक मस्ती करते करते पढ़ लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कुछ नया अगर पढ़ना चाहते हो और प्लस हाई वेटेज, तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ लेना, कुछ नया है। फिर आप लोग क्या पढ़ सकते हो, इकोसिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं 2 टॉपिक से, डिकम्पोजिशन, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इस चैप्टर को पढ़ो, छोटा भी है और एक वो भी हो जाएगा यार, एक चैप्टर भी हो गया। ठीक है, प्लस आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा। फिर जो है थोड़ा सा एक टफ प्लस में हैवी चैप्टर ले सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर आप लोग क्या है अगेन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर ले सकते हो। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, थोड़ा डेटा बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर एक तगड़ा चैप्टर। फिर एक लाइट चैप्टर ले लो, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशंस। और फिर एंड होगा आपके किससे, थोड़े से हाई वेटेज चैप्टर अगेन, मतलब ठीक ठाक, ना बहुत ज्यादा आता है ना बहुत कम आता है, ठीक ठीक क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। फिर इवोल्यूशन। तो अगर आप इस सीक्वेंस में भी चैप्टर वाइज जा रहे हो तो आप लोग बेटर तरीके से जो है सिलेबस मजे करते करते करोगे। कभी कभी होता है ना बहुत हैवी यूनिट्स, हार्ड यूनिट्स करते करते बोर जाते हैं और जो हमारा अटेंशन है ड्रॉप हो जाता है, फिर हम लोग वहां से छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं इतना ही पढ़ते रहेंगे, बाद की यूनिट बाद में करेंगे, और वो बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले आता है। तो आप लोग इस फ्लो में जाओगे, इंटरेस्टिंग, इजी, इंटरेस्टिंग, चलो एक चैप्टर हार्ड कर लेते हैं, फिर इजी, फिर हार्ड, तो तुम्हारा पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा बच्चों। बस इतना सा चीज है। अब मैम हम पढ़े कैसे, देखो एक दिन में तुम लोगों को क्या करना है, हफ्ते में ना 3 ही दिन बताऊंगी, बायो 3 ही दिन पढ़नी है, लेकिन कैसे, हर एक दिन में स्कूल से आओगे, खाना पीना खाओगे, सब कुछ मैं कंसिडर कर रही हूँ, 4 बजे तक रैप अप हो जाएगा, नैप लेके भी 4 से 6 तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है, पूरा नहीं, जितना हाफ हो गया। ठीक है, फिर 6 से 7 का रेस्ट ले लिया थोड़ा सा। ठीक है, घर वालों से बात कर लिया, जो अदर काम है, स्कूल के भी काम होते हैं वो कर लिया। 7 से 8 में तुम लोगों को एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है इन टॉपिक की जो आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में पढ़ा था।
ठीक है। फिर आप लोग क्या है, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे मार्क कर लेना, आधे घंटे का रेस्ट लेना अगेन, फिर 8:30 से 9:30 जितने टॉपिक्स पढ़ चुके हो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, फिर आधे घंटे का रेस्ट लेना, और फिर होगी 1 घंटे के लिए या 40 मिनट, आधा घंटा तुम्हारी मर्जी, एक्टिव रिकॉलिंग। जो टॉपिक्स पढ़े हैं अपने आप को समझाओ कि ये टॉपिक में ये था, इसमें ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, इसका ये पॉइंट ऐसे था। अगर ये चीज तुम लोग हर बार करोगे सोने से पहले, तो ये जो इतना इसमें 4 टॉपिक भी पढ़े हैं ना एक चैप्टर में, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे और तुम्हारे को ना बहुत चीजें याद रहेंगी, रिटेन रहेंगी। अब ये चीज 1 दिन का स्केड्यूल बनाया। अब 1 हफ्ते में ना मैं कहूंगी तुम्हें सिर्फ 3 दिन पढ़ने हैं बायो, हर महीने में, ठीक है। हमारे पास हफ्ते में, 1 हफ्ते में 4 हफ्ते होते हैं 1 महीने में, है ना। तो तुम्हें 1 हफ्ते में, ठीक है, 3 दिन बायो पढ़ना है। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे पढ़ रहे हो, बता दिया 1 दिन में कैसे पढ़ना है। तो तुम्हारा 3 दिन में ना पक्का 100% मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से बताया अगर वैसे फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारा 3 दिन में यार 1 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, वो भी विद एक्टिव रिकॉलिंग, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हो सकता है तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बच जाए तो तुम लोग जो है छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स भी बनाने लग जाओ, ठीक है। तो अगर 1 वीक में आप लोगों का 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो तुम 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। उसको अगर मैं मान करके चलूं, तुमने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, तुम जून से सोच रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त तक आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 4 चैप्टर, ठीक है, और 3 महीने मतलब 12 चैप्टर हो जाएंगे। और बायो में 13 चैप्टर है 5 यूनिट्स के अंदर। तो बाय सितंबर एंड आप लोगों का सिलेबस जो है खत्म हो ही जाएगा, मैं ही मान के चल रही हूँ। एक्सटेंड करते 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 कितना हो जाएगा, मैं मानती हूँ बीच में किसी के स्कूल के टेस्ट पेपर ये सब चल रहे होंगे, मान लेते हैं, उन पे अगर थोड़ा ध्यान दिया एक्स्ट्रा तो भी तुम्हारी रिवीजन ही हो रही है। करते 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 हो सकता है बाय अक्टूबर हो जाए, लेकिन बाय अक्टूबर एंड आप लोगों को मेक श्योर करना है बेटा आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ जो है एक्टिव रिकॉलिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस और तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। अब आता है समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी। स्कूल में तुम लोगों के पेपर वगैरह हो रहे होंगे, प्री बोर्ड हो रहे होंगे, उस पर ध्यान दो, लेकिन मैं कहूंगी हर हफ्ते के एक वीकेंड में, ठीक है, 4 हफ्ते होंगे, है ना, तो 4 आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। और जो गलतियां कर रहे हो अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी तुम्हें यही करना है, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है। अब वो जो मॉक टेस्ट में जो आप गलतियां कर रहे हो ना, बस देख लेना है, वीकर एरियाज ये हैं, अगले दिन ना बस एक बार बैठ करके उस वीकर एरिया को रिवाइज करना, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और फिर से एक मॉक जो है नेक्स्ट वीकेंड लगाना। बट नेक्स्ट वीकेंड जब लगाओगे मेक श्योर करना कि तुम लोगों ने वो लास्ट टाइम वाला वीक एरिया जो है रिवाइज करके बैठे हो। तो इस तरीके से 1 महीने में आप 4 से 5 कम से कम 6 मॉक टेस्ट दे लेना, ठीक है, 6 मॉक टेस्ट दे लेना। जितने भी वीकर एरियाज आप लोगों को पता चल रहे हैं नोट डाउन करते रहो और बेटा रेगुलर बेसिस पे रिपीटेड रिविजन करनी ही करनी है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके अलावा जो एक मेजर चीज आती है कि मैम हम मॉक टेस्ट कहाँ से करें, हमें टेस्ट सीरीज कहाँ की मिलेगी। आप लोग रिव्यू देख सकते हो कहीं पे भी आपको जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए, बट मैं एक टेस्ट सीरीज बता सकती हूँ आप लोगों को। जैसे CUET जो अड्डा है बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा यहीं आप लोगों को मिलेंगे, एंड दैट टू अफोर्डेबल प्राइस। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चेक करोगे अडर 24/7 की वेबसाइट या ऐप पे, तो आप लोगों को ना CUET टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये CUET टेस्ट सीरीज पे आप लोग करोगे, देखो चैप्टर टेस्ट कितने सारे हैं, पार्ट टेस्ट, मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस के टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे मॉक टेस्ट, काफी सारे हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे क्लिक करो, इसको देखते हैं हम अफोर्डेबल अमाउंट में कितने में कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कोड लगाओगे NISHA निशा 21, तो इस कोड को लगाते ही, ठीक है, इस कोड को लगाते ही आपको इतने का हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें काफी सारे ओवरऑल आपके साइंस के जो है सारे के सारे सब्जेक्ट के आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हो और जहां से आपको जो दोस्त बता रहा है बता लेना, लेकिन एक चीज बता देती हूँ, इससे ज्यादा मॉक टेस्ट आपको इस प्राइस पे कहीं नहीं मिलेंगे। इस प्राइस पे हो सकता है इससे कम में 8-10 मिल रहे हो, 20-25 मिल रहे हो। यहाँ हर सब्जेक्ट में याद रखना 30+, 40+ मॉक टेस्ट हैं, उसके अलावा पार्ट टेस्ट भी हैं, ठीक है। चलो अब बारी आती है कि मैम हम लोगों को ये बताओ कि हम लोगों को क्या चीजें करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज, पूरे साल भर में NCERT तो आप रीड कर ही रहे हो, ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो। एक चीज बच्चे भूल जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स से नहीं पढ़ना। बायो इज NCERT, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए
नंबर ऑफ बुक्स नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स अपने ही नोट से बनाई हुई रिवीजन चाहिए। हर एक महीने में टारगेट कर लो, आज मैं इस चैप्टर का संडे को पूरी एक्टिव रिकॉलिंग करके एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो तुम्हें जो हराना है ना बेटा वो अनबीटेबल बन जाएगा, याद रखना। फिर उसके अलावा रिवाइज करते रहना मिस्टेक्स को, बच्चे ये चीज नहीं करते, ठीक है। कभी भी गलती मत करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप करने की या मॉक टेस्ट नहीं दिया ये भी मत करना, ठीक है। लास्ट में मैं कहूंगी जंक फूड इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे मत खाना, ठीक है। क्यों? बिकॉज जंक फूड वगैरह खाने से, ऑयली फूड खाने से नींद आती है और नींद सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो मेक श्योर करना कि आप लोग जब भी पढ़ रहे हो अच्छे खासे लाइट आ रही हो रूम में, ठीक है, रूम साफ हो, एंड अपना जो खाना पीना है बेटा वो बैलेंस रखना, ज्यादा रोटी ज्यादा चावल नहीं, फ्लूइड इनटेक और आपकी जो सैलेड इनटेक है वो ज्यादा रखना, पेट भी भरा रहेगा, प्लस आप फुल फोकस होकर के पढ़ सकते हो, नींद नहीं आएगी। तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। बट अगर आप में से कुछ बच्चों में ऐसा है कि यार हमसे ना कंसिस्टेंटली ना यूट्यूब से पढ़ा नहीं जाता, बहुत ऐड आते हैं, हम भटक जाते हैं, एकदम से कंट्रोवर्सीज की वीडियोस हमें रेफर होने लगती है, हम फिर वहां चले जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं पढ़ना, तो ऐसे पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग मेरे साथ थ्रू आउट द ईयर पढ़ सकते हो। कैसे बेटा? हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पेड बैचेस में भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो इफ़ यू वांट कि आप लोगों को ना एक रेगुलर टाइम टेबल चाहिए और आप लोग भगड़ कह रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा भटक जाते हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग मेरे साथ एनरोल हो सकते हो किसी भी इस बैच में। बस एक चीज बता देती हूँ, मेरी प्रेफरेंस ना बेटा ये महापैक रहती है। क्यों? महापैक प्रो रहती है। इसमें तुम्हें जितने कोर्सेज सीयूईटी के चल रहे हैं, जितने आने वाले हैं, आगे क्रैश कोर्स तक तुम्हें सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, सबका एक्सेस मिलेगा। प्लस में तुम्हारे पास बुक्स भी मिलेंगी इस वाले महापैक प्रो में। और अगर तुम केवल महापैक ले रहे हो, ठीक है, अगर तुम केवल क्या है नॉर्मल महापैक ले रहे हो, इसमें आप लोगों को बुक्स नहीं मिलती, लेकिन जितने भी कोर्सेज आगे आएंगे सीयूईटी के, ठीक है, सब कुछ एक्सेस मिलेगा। बट ये सबसे बेटर है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। देखो एक बार देखो, इसको जैसे ही मैं मोर ऑफर्स पे करूंगी, एंटर करूंगी कूपन कोड NISHA निशा 21, अप्लाई किया, ये इतने अमाउंट में पड़ेगा। अब ये तुम्हें हो सकता है लगे कि अच्छा, लेकिन ये पूरे साल भर का है, जितने भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस तुम लोगों को इसमें मिल जाएगा। प्लस में तुम लोग जो ये अलग से टेस्ट सीरीज लेने की सोच रहे हो, मॉक टेस्ट लेने की सोच रहे हो, बुक्स लेने की सोच रहे हो, सब कुछ इसमें आप लोगों को इंक्लूड मिलेगा इस वाले में, ठीक है। देखो सब कुछ आप लोगों को इसमें मिल रहा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स, डोमेन की बुक्स, सब कुछ एक जगह पे। प्लस रेगुलर टाइम पे आप लोगों की क्लासेस होगी, तो आपका ये नहीं होगा यार कि स्किप हो गया, क्योंकि ऐप पे एक नोटिफिकेशन आता है आपकी क्लास है, तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे अकेले कंसिस्टेंटली बेटा बैठ नहीं पाते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, फिर वहां से सारी की सारी जर्नी मेरे को देखनी है। मैं ही क्लास में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करा रही होंगी कितनी बार तो, ठीक है, एंड आप लोगों की पूरे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराना, रिविजन कराना, नोट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। और अगर ये महापैक प्रो ले रहे हो ना, तो इन जैसे तो जितने भी बैचेस आएंगे ना पूरे साल में, उन सब का एक्सेस तुम्हारे पास होगा। प्लस एक गाइडेंस, मेंटोरशिप, प्रेशर आ रहा है उसे कैसे डील करना है, पॉजिटिव साइड कैसे देखनी है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, स्पीड कैसे करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता रही होंगी। सो अगर आप लोग भी अपनी CUET 2027 को फोड़ने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना मैम 250 आउट ऑफ 250 रेडी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए एंड गाइडेंस के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।